नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। दोस्तों, पिछले 11 साल से, इनफैक्ट उससे भी ज़्यादा वक्त से, जब से बीजेपी नेशनल उसमें बड़े उस पर उभर के आई है, तब से राहुल गांधी पे बहुत से लांछन लगे, बहुत से उन्हें नाम दिए गए। उन नामों का जिक्र दोबारा करना मेरे ख्याल से टाइम की बर्बादी है, वो आप भी जानते हैं। लेकिन उनमें एक चीज़ और उन्हीं लांछनों में से एक था कि राहुल गांधी परिपक्व राजनीतिज्ञ नहीं है। वो पार्ट टाइम पॉलिटिशियन है, वो सीरियस नेता नहीं है, वो कॉन्फिडेंट नेता नहीं है, वो सीरियस डिसीजन नहीं ले सकते, वो क्राइसिस मैनेजमेंट नहीं कर सकते। ये उन पर एक आरोप लगते थे। तो सवाल ये उठता है कि परिपक्व राजनेता कौन होता है और उसके फैसले कैसे होते हैं। अमित शाह को चाणक्य कहते हैं आज की देश की राजनीति में इस वक्त। तो अमित शाह के फैसलों को ही अगर आप देखोगे तो मुझे बताइए कि कैसे होता है परिपक्व नेता। मेरे हिसाब से परिपक्व नेता वो होता है जो स्थिति को देखते हुए फैसले ले, और ऐसे फैसले ले जिसमें स्थिति भी संभल जाए और अपनी पार्टी को नुकसान भी ना हो। यही परिपक्व नेता की हुई ना पहचान। और दूसरी बात, स्थिति को संभालने के लिए राइट टाइम पे राइट डिसीजन ले। ये परिपक्व नेता मेरे हिसाब से होता है। अमित शाह को चाणक्य कहें, आप जो मर्जी कहिए, मेरे हिसाब से वो कोई परिपक्व या चाणक्य नहीं है। मेरे हिसाब से सत्ता अभी उनके हाथ में है, तो जब हाथ में सत्ता होती है ना, तो हर पासा, हर जो कार्ड है वो सही बैठता है। जिस दिन अमित शाह के हाथ में सत्ता नहीं रहेगी, उसके बाद भी अगर वो इसी तरह की राजनीति करते हैं, तो मैं उन्हें मानूंगा कि हाँ, वो इस देश की राजनीति के चाणक्य हैं। क्योंकि अभी तो उनके पास बहुत आसान है किसी भी पार्टी को तोड़ना, किसी की भी सरकार को गिराना, कोई भी जुगत लगा के इधर के उधर करना। जब विपक्ष में होंगे, जब उनके पास सत्ता नहीं होगी, तब क्या ये कर पाएंगे? तब अमित शाह पे बात करेंगे। फिलहाल आज बात करते हैं राहुल गांधी पर कि वो परिपक्व हुए हैं या नहीं हुए। मेरे हिसाब से बिहार के इस चुनाव में जो कल उन्होंने फैसले लिए, कल और आज, उन 2 दिनों के फैसलों ने, खास करके एक फैसले ने, मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई राजनीति को समझता है और खास करके राहुल गांधी की राजनीति को कोई फॉलो कर रहा है, तो इस बात पे मेरे साथ एग्री करेगा कि राहुल गांधी राजनीतिक रूप से कंप्लीटली परिपक्व होते नजर आ रहे हैं। राजनीति में कैसे बैलेंस बनाया जाता है, राजनीति में कब क्या और कैसे किसको साधा जाए, ये राहुल गांधी समझने लगे हैं या काफ़ी हद तक समझ चुके हैं। ये उनकी समझ में आ गया है। इसका उदाहरण के तौर पे मैं बिहार आपको ले जाना चाहता हूँ। हम सब जानते हैं कि बिहार में कांग्रेस जीरो थी। आप में से बहुत से लोग जो मुझे बिहार से देखते हैं, मुझे मैसेज भेजते थे, कमेंट बॉक्स में लिखते थे कि बिहार के फला जगह के दफ्तर पर ताला लटका है, बिहार में फला जगह कांग्रेस के दफ्तर में घास उगाई है, बिहार में फला जगह कांग्रेस का कार्यकर्ता देखने को नहीं मिलता। ये आप लोग कहते थे। लेकिन राहुल गांधी ने सबसे मुश्किल लड़ाई चुनी। उन्होंने कहा, मैं बिहार में कांग्रेस को खड़ा करने की कोशिश करूंगा। कोशिश बोला उन्होंने, कि दावा नहीं किया। और इसके लिए उन्होंने एक ऐसे आदमी को चुना जिस पर उन्हें भरोसा था, जिसका नाम था कृष्णा अल्लाउरू। उन्होंने बिहार भेजा। ब्रीफ जो दिया था कृष्णा अल्लाउरू ने, उस ब्रीफ पर काम किया। नतीजा ये हुआ कि 6 महीने में जो कांग्रेस पार्टी कहीं नज़र नहीं आती थी बिहार में, सिवाय लालू प्रसाद यादव के घर के बाहर के, वो अचानक से पूरे बिहार में डिस्कशन का मुद्दा हो गई। पिछले 6 महीने में बिहार की राजनीति में 2 ही पार्टियां पूरे प्रदेश में अपनी राजनीति को लोगों तक पहुंचा पाई है। एक है कांग्रेस और दूसरी है प्रशांत किशोर की जनसुराज। दोनों ने बिहार के इलेक्शन का पूरा नैरेटिव बदल दिया। जो इलेक्शन बीजेपी बनाम आरजेडी कहा जा रहा था, वो इलेक्शन कंप्लीटली चेंज होके अब गठबंधन बनाम गठबंधन पे हो गया। और प्रशांत किशोर वोट कटवा के रूप में या फिर किसको नुकसान पहुंचाएंगे, एक क्वेश्चन मार्क के रूप में उभर कर सामने आए। फिर राहुल गांधी ने देखा तवा गर्म है, लोहा गर्म है, हथौड़ा मारते हैं
तो उन्होंने वोटर अधिकार यात्रा वहाँ की और उससे पहले उनकी टीम ने एंड टाइम पे एक मसाला उनके हाथ में दिया कि वोट चोरी कैसे होती है। और राहुल गांधी की टाइमिंग थी, मिजाज गर्म था, कांग्रेस उफान पर थी, यात्रा की। तेजस्वी यादव भी समझते थे, मुकेश सहनी भी समझते थे, साथ आए और उस यात्रा ने देश विदेश तक वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा चिपका दिया। एक मोमेंटम बन गया, लोगों ने कहना शुरू कर दिया इंडिया गठबंधन या महागठबंधन को एज है, महागठबंधन आगे निकल गया है। लेकिन उसके बाद एज यूजुअल जब भी विपक्ष के गठबंधन की बात आती है, खास करके जब से विपक्ष में है तब से, कांग्रेस जहां है, जब भी उनके साथ ही गठबंधन में सीट शेयरिंग की बात आती है, हमेशा कांग्रेस को लेकर वो चाहते हैं कि कांग्रेस ही कुर्बानी दे, कांग्रेस ही कुर्बानी का बकरा बने हर बार। शायद वो वोट अधिकार यात्रा या 6 महीने पहले अल्लावरू को ना भेजा होता तो शायद कांग्रेस इस वक्त 30 या 35 सीट पर बिहार में लड़ती नजर आती, आरजेडी के हिसाब से चुनाव लड़ती। लेकिन क्योंकि कांग्रेस बदल गई तो सीट शेयरिंग पे मामला फंस गया। राहुल गांधी को सब ने कहा कि महागठबंधन की इतनी फजीयत हो रही है, महागठबंधन के सिर फुटवल हो रही है, और राहुल गांधी कहाँ बैठे हैं, राहुल गांधी क्यों नहीं चीज़ों को सुलझा रहे हैं। महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर हालत ऐसी थी कि जो नहीं भी है, देश की गोदी मीडिया उसे दिखा रही थी। यूं लग रहा था कि गोदी मीडिया के लिए पूरा बिहार का चुनाव ही महागठबंधन के अंदर सीट शेयरिंग को लेकर जो सिर फुटवल है वो मुद्दा बन गया है, उसी पे इलेक्शन हो रहा है, ना कि इस बात पे इलेक्शन हो रहा है कि भाई नीतीश कुमार ने 20 साल से क्या किया है, एनडीए सरकार ने क्या किया है और आगे कौन सी पार्टी किन मुद्दों पर चुनाव लड़ रही है। गोदी मीडिया ने सिर्फ और सिर्फ लगातार सुबह से शाम तक एक ही चीज़ दिखाई जा रही है कि महागठबंधन में दरार, महागठबंधन में दरार। तभी सवाल उठे कि राहुल गांधी चीज़ों को क्यों नहीं संभाल रहे। अब जब मैं कल और आज का फैसला देखता हूं राहुल गांधी का, तब मुझे समझ में आता है कि राहुल गांधी इंतज़ार कर रहे थे। इंतज़ार किस चीज़ का कर रहे थे? इंतज़ार कर रहे थे तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी या जो भी सहयोगी हैं, उन्हें ये एहसास दिलाने की कि कांग्रेस जितना झुक सकती थी, जितना कॉम्प्रोमाइज़ कर सकती थी किया, 70 से 61 सीटों पर आई। उससे ज़्यादा अगर आप कांग्रेस से एक्सपेक्ट करोगे वो अब नहीं होगा, और उसका नुकसान कांग्रेस से ज़्यादा बाकी लोगों को होगा। ये एहसास दिलाना ज़रूरी था और ये एहसास हुआ, ये एहसास तेजस्वी यादव को हुआ कि ये जो हम लोग फ्रेंडली फाइट के नाम पर 12 सीटों पर लड़ रहे हैं, ये कहीं ना कहीं गलत मैसेज जा रहा है। जब ये फीडबैक राहुल गांधी के पास आया तो उन्होंने चीज़ें लास्ट मोमेंट पे अपने हाथ में ली, इंतज़ार करते रहे लास्ट मोमेंट तक, और अशोक गहलोत नाम से एक दूत बिहार भेज दिया। अशोक गहलोत बिहार जाते हैं और आज ये तस्वीरें सामने आती है जहां लालू परिवार के साथ अकेले अशोक गहलोत बैठे हैं। उसके बाद कृष्णा अल्लावरू वगैरह के साथ भी बैठक की तस्वीर आती है, लेकिन मुख्यतः अशोक गहलोत अकेले बैठे नजर आ रहे हैं। और एक दूत ने सारी चीज़ें संभाल ली। आलम यह है कि कल महागठबंधन एक महा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला है, जिसमें दूध का दूध, पानी का पानी तो होगा ही, बहुत सी बड़ी बड़ी घोषणाएं भी होंगी। 243 सीटें हैं यहाँ पर, 243 सीटें हैं। इतने बड़े महागठबंधन में 5-10 सीटों पर नई बात नहीं है। किसी भी प्रदेश में अगर अलायंस होगा तो हो सकता है कुछ सीटों पर जो मीडिया पे बहुत ज्यादा ही आ गया, ऐसा आ गया जैसे कि पता नहीं क्या हो गया है, गठबंधन का क्या होगा, ऐसी स्थिति है नहीं। तमाम काम बहुत स्मूथली चल रहे हैं। आपको खुद को महसूस होगा 1-2 दिन के अंदर जो भी कंफ्यूजन है तमाम सब स्पष्ट हो जाएंगे। सर, ये फ्रेंडली फाइट कही जाएगी महागठबंधन की 12 सीटों पर? आप नहीं समझे, वो पता नहीं कितना रहेगा। अभी जो कल शाम तक का वक्त है, मैंने कहा 243 सीटें हैं, उसमें 5-10 सीटों पर कार्यकर्ता भी उत्साह में होते हैं, लोकल परिस्थिति होती है,
और फ्रेंडली फाइट अगर माना जाता है तो कई राज्यों में जहाँ एलायंस हुए हैं वहाँ ये संभावना होती है, वो इसको बहुत बड़े रूप में देखने होता है। और सर ये एनडीए में तो ओपन माइंड से चलता है। कांग्रेस अपने सबऑर्डिनेट और अपने गठबंधन को ऊंचा सम्मान देता है। अशोक गहलोत जी हमारे देश के बहुत ही लोकप्रिय लीडर हैं और राहुल गांधी जी के दूत हैं। निश्चित रूप से गठबंधन धर्म जो बहुत अच्छे तरीके से राहुल गांधी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा था, उस गठबंधन धर्म को और मजबूत करने के लिए और इंडिया गठबंधन एक साथ दिखे और हम लोग एक होके निकले, इसके लिए हर तरह के प्रयास हमारे नेता राहुल गांधी कर रहे हैं और अपने सबसे सीनियर जो यहाँ के पर्यवेक्षक हैं उनको वहाँ उन्होंने भेजा। अब अशोक गहलोत को भेजा गया सिर्फ एक दूत। ये दूत राहुल गांधी 2 दिन पहले भी भेज सकते थे, 3 दिन पहले भी भेज सकते थे। इंतज़ार किया उन्होंने। जब उन्होंने चीज़ें देखा कि चीज़ें जो है अपने मुकाम तक पहुंच रही है, जो वो चाह रहे हैं वहाँ तक पहुँचे, उन्होंने हेमंत सोरेन को भी फ़ोन किया। हेमंत सोरेन मैदान से हट गए। मुकेश सहनी को फ़ोन किया उन्होंने और भी कई लोगों को फ़ोन किया और फ़ोन करने के बाद फाइनल करने के लिए किसे भेजा? अशोक गहलोत को। और चीज़ें स्मूथ हो गई। महागठबंधन की सारी समस्याएं दूर हो गई, सारी पिक्चर क्लियर हो गई। पहला राजनीतिक परिपक्व का उदाहरण राहुल गांधी ने ये दिया कि कैसे उन्होंने ना स्थिति को संभाला बल्कि अपनी पार्टी की स्थिति को भी कमज़ोर नहीं होने दिया। जो 61 सीट पे तय हुआ था वही 61 सीट पर कांग्रेस लड़ रही है। अब अशोक गहलोत को भेजकर ये भी संदेश पूरे बिहार को दे दिया कि कांग्रेस को आरजेडी नहीं चलाती है। दरअसल जब भी महागठबंधन में समस्या आएगी तो इसका समाधान कांग्रेस ही ढूंढेगी। यानी कि कांग्रेस भी इक्वली उतनी ही बड़ी फोर्स है जितनी बड़ी फोर्स इस गठबंधन में आरजेडी है। बेशक सीटों के मामले में आरजेडी ज़्यादा सीटों पर लड़ रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन जब फैसले लेने की बात आएगी तो फैसले में कांग्रेस भी बराबर की हकदार होगी, बराबर का हिस्सेदारी रहेगी उसकी। ये 2 स्टेप राहुल गांधी ने तय बताते हैं राहुल गांधी के बारे में कि राजनीतिक रूप से गठबंधन की राजनीति को कैसे हैंडल किया जाता है। ये उन्हें सबक मिल गया और मुझे इसमें सही में बताऊं, अगर आप इस पूरे प्रोसेस को देखें, पूरी घटनाक्रम को देखें, तो आपको इसमें राहुल गांधी से ज़्यादा सोनिया गांधी की झलक नज़र आएगी। सोनिया गांधी जब यूपीए की चेयरपर्सन थी, इस तरह के मसलों को वो उसी तरह से हैंडल करती थी और कभी भी कांग्रेस को कमज़ोर करने की शर्त पर उन्होंने कोई समझौता नहीं किया। मुझे लगता है ये गुर राहुल गांधी ने सोनिया गांधी से ही सीखा है। अब दूसरा राजनीतिक परिपक्वता का जो उदाहरण राहुल गांधी ने इस फैसले में दिया। राहुल गांधी के पास कांग्रेस का इतना बड़ा तामझाम है, पूरा संगठन है, लेकिन फिर भी उन्होंने बिहार के लिए अशोक गहलोत को ही क्यों चुना? भूपेश बघेल हो सकते थे, कमलनाथ हो सकते थे, दिग्विजय सिंह हो सकते थे, सुरजेवाला हो सकते थे, सचिन पायलट हो सकते थे, कोई भी हो सकता था, लेकिन अशोक गहलोत को ही क्यों चुना गया? अशोक गहलोत को इसलिए चुना गया कि बेशक राजस्थान में सचिन पायलट को फ्री हैंड दे दिया गया है, बेशक राहुल गांधी ने सचिन पायलट को कह दिया है कि अब राजस्थान आपके हवाले, लेकिन अशोक गहलोत जैसे सीनियर नेता को भी यूं ही दूध से मक्खी की तरह नहीं निकाल सकते जैसे कि बीजेपी में अक्सर निकाले जाते हैं। 3 बार के मुख्यमंत्री और राजनीतिक दावपेच के कांग्रेस में सबसे माहिर, जी हाँ, गठबंधन राजनीति में क्या दावपेच चले जाते हैं, अशोक गहलोत से बड़ा माहिर कांग्रेस में कोई नहीं है। तो ऐसे आदमी की अहमियत पार्टी खोना नहीं चाहती थी। राहुल गांधी जानते हैं कि ऐसे शख्सियत की अहमियत क्या है, इसलिए अशोक गहलोत को भी ये एहसास दिलाना ज़रूरी है कि पार्टी के लिए आप कितने अहम हैं और
पार्टी को भी ये एहसास दिलाना ज़रूरी है कि अशोक गहलोत उसके लिए कितने अहम हैं। ऐसे मौक़ों पर अशोक गहलोत को वहाँ भेजकर ये भी संदेश दोनों तरफ दे दिया। यानी कि आप मान के चलिए, अगर राजस्थान में आने वाले वक्त में सचिन पायलट कमान संभालेंगे तो अशोक गहलोत के लिए भी केंद्रीय राजनीति में एक बड़ा पद, मुझे ऐसा लगता है, इंतज़ार कर रहा है। अशोक गहलोत इम्पोर्टेंट रोल अदा करेंगे केंद्रीय राजनीति में, क्योंकि राहुल गांधी ने युवा चेहरा देने की कोशिश की है कांग्रेस को, लेकिन इसमें अशोक गहलोत, भूपेश बघेल, इस तरह के सीनियर नेताओं को दरकिनार नहीं कर सकते। इनका एक्सपीरियंस, ये जो नई पौध है, इसको ग्रो करने के लिए, इसको सिखाने के लिए बेहद ज़रूरी है। एक ब्लेंड, जिसको कहते हैं ना, एक मिक्सचर यूथ और अनुभव का, वो एक गुलदस्ता बनाना चाह रहे हैं कांग्रेस के अंदर राहुल गांधी, इसलिए अशोक गहलोत को इतनी इंपॉर्टेंस दी। और दूसरी बात, चाहते तो राहुल गांधी फ़ोन करके तेजस्वी या लालू जी को सब बता सकते थे और फिर कृष्णा अल्लावरू के ज़रिए चीज़ें फाइनल कर सकते थे, लेकिन कृष्णा अल्लावरू को फाइनल बात करने के लिए नहीं भेजा, अशोक गहलोत को भेजा, क्योंकि राहुल गांधी जानते थे कि लालू प्रसाद यादव और कृष्णा अल्लावरू के स्टेचर में बहुत फ़र्क है। एक सीनियर वरिष्ठ नेता से बात करने के लिए एक वरिष्ठ नेता ही चाहिए। बेशक प्रभारी हैं कृष्णा अल्लावरू, लेकिन जब बात लालू जैसे सीनियर नेता की आती है तो कोई अशोक गहलोत जैसा चेहरा ही चाहिए। तो इसलिए अपने सहयोगियों की रिस्पेक्ट कैसे रखी जाती है, अपनी बात मनाने के साथ साथ उनका भी अपमान ना हो, इसका ध्यान कैसे रखा जाए, इसका भी बहुत बड़ा उदाहरण था अशोक गहलोत को वहाँ भेजना। इसलिए मैंने कहा कि राजनीतिक परिपक्वता राहुल गांधी में कितनी आ गई है, ये 2 दिन के अंदर राहुल गांधी ने साबित किया है। और कंप्लीटली सोनिया गांधी की राजनीति को अगर आप देखो, पढ़ो, तो उसी की झलक आपको इसमें दिखती है। तो क्या जो राहुल गांधी के बारे में कहा जाता था कि ये लीड नहीं कर पाते, ये गठबंधन को एक साथ नहीं रख सकते, ये गठबंधन की राजनीति को चलाने के काबिल नहीं है, अब कोई सवाल इस तरह के उठा सकता है? जब भी राहुल गांधी इंडिया गठबंधन की लीडरशिप की बात आती थी, राहुल गांधी लीड करेंगे, तो कहा यही जाता था और सामने एग्जाम्पल रखा जाता था कि अगर राहुल गांधी की जगह सोनिया गांधी होती तो यूपीए की तरह कोई दिक्कत ही नहीं होती। अब वही राहुल गांधी की पॉलिटिक्स, सोनिया गांधी की पॉलिटिक्स राहुल गांधी ने करके दिखाई है। और दूसरी बात, जिस वक्त सोनिया गांधी ने यूपीए बनाया था, उसके बाद यूपीए 10 साल पावर में रहा था। मैंने कहा ना अभी अमित शाह के बारे में जब एग्जाम्पल दे रहा था, उदाहरण दे रहा था, कि जब आप पावर में होते हैं, जब आपके पास सत्ता होती है, तब चीज़ें आसान होती हैं। जब आप विपक्ष में होते हैं ना, तब आपके लिए ज़्यादा मुश्किलात होती है, क्योंकि हर एक सत्ता के लालच में आपके साथ जुड़ना चाहता है कि सत्ता मिलेगी तो उसमें अपनी हिस्सेदारी वो पहले मांगता है। जब आप ऑलरेडी सत्ता में बैठे हो, तब आप किसी को ऑफर करते हो तो वो उस ऑफर को मानने के लिए मजबूर होता है। लेकिन जब आप भी सत्ता के लिए लड़ रहे हो और आप अपने साथ किसी सहयोगियों को लाना चाहते हो, तो वो सहयोगी आपका साथी बनने से पहले सत्ता में अपनी हिस्सेदारी तय करना चाहता है कि मुझे कितना हिस्सा मिलेगा। ये दिक्कत होती है सत्ता में बैठ के गठबंधन चलाने की और विपक्ष में बैठ के गठबंधन चलाने की। और यही दिक्कत राहुल गांधी को भी आ रही है। लेकिन धीरे धीरे जितना मैच्योरली बिहार के क्राइसिस को हैंडल कर रहे हैं राहुल गांधी, मुझे लगता है कि अब इसके बाद जो भी अगला चुनाव है, और तो कहीं गठबंधन का इतनी दिक्कत नहीं आनी। अगर कुछ हुआ तो मेरे ख्याल से पश्चिम बंगाल में होगा। तब देखना होगा कि कांग्रेस, ममता और लेफ्ट तीनों किस तरफ मुड़ते हैं, और कांग्रेस, खास करके राहुल गांधी कांग्रेस को लेकर क्या स्टैंड लेते हैं, वहाँ देखना दिलचस्प होगा। अब तो बिहार में लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी कहाँ है। मैं आज ही, मुझे किसी से बात तो नहीं हुई, तो एक प्रोफेसर रविकांत है जिन्होंने हाल में कांग्रेस ज्वाइन की थी, प्रवक्ता हैं, उनका एक वीडियो देख रहा था। उनका तो दावा ये है कि 24 तारीख से, कल 23 तारीख को महा प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसके बाद 24 या 25 तारीख से राहुल गांधी 15 या 16 रैलीज बिहार में कर रहे हैं, बिहार में उतरने वाले हैं।
और दूसरी बात, जो सूत्र बता रहे हैं, सूत्र ये भी बता रहे हैं कि कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है उसमें शायद तेजस्वी यादव को महागठबंधन की तरफ से मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित कर दिया जाएगा। कांग्रेस इसके लिए तैयार हो गई, क्योंकि जब आप कुछ चाहते हैं तो कुछ देना भी पड़ता है, कुछ चीज़ें गठबंधन में माननी पड़ती हैं, कुछ मनवानी पड़ती है। तो अल्टीमेटली तो था ही कि महागठबंधन अगर जीतेगा तो तेजस्वी ही मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन कांग्रेस थोड़ा सा झिझक रही थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि एक बैकफायर भी कर सकता है, क्योंकि जिस तरह से अभी हाल ही में ये लालू प्रसाद यादव परिवार पर कानून का शिकंजा कसा था। लेकिन अब मुझे लग रहा है कांग्रेस ने भी मान लिया है कि अब चेहरा उतार के ही माना जाए, लड़ा जाए, ताकि आपके पास भी एक हथियार हो। ये सवाल आप एनडीए से पूछे, बीजेपी से पूछे कि हमारे पास तो दूल्हा भी है, बारात भी है, तुम्हारी बारात का दूल्हा कौन है। अब जब ये सवाल पूछा जाएगा तो या तो वो बेउत्तर होंगे, नहीं तो नीतीश कुमार का अगर नाम ले लिया तो नीतीश कुमार एनडीए को भारी पड़ सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो इस बार एसेट साबित नहीं होंगे, लाइबिलिटी साबित होंगे। ये बीजेपी भी जानती है, ये जेडीयू भी जानती है, और ये महागठबंधन भी जानता है। तो ये राजनीति बिहार में फिलहाल अपना नए रंग में राहुल गांधी ने शुरू की है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना मत भूलिएगा। गुजारिश है आपसे वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, ये दो बेहद ज़रूरी गुजारिशें हैं आपसे। और तीसरी गुजारिश है, कमेंट बॉक्स में आपकी राय, वो हमारे लिए एक गाइडिंग फोर्स का काम करती है। और अगर ज़्यादा अच्छा लगा वीडियो तो दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं, और हमारी मदद करना चाहते हैं तो वो ज्वाइन बटन या सुपर थैंक्स के ज़रिए आप हमारी आर्थिक मदद भी कर सकते हैं। नमस्कार।